हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के। लगभग 60 क्वेश्चंस हैं, लगभग क्या एग्जैक्ट 60 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो आज हम उसे सॉल्व करेंगे और ये जो रैपिड रिवीजन मैंने लिया था, ये उसका आपको क्रक्स भी बता देगा कि आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये अगर मैं कहूँ तो ये PYQs से इंस्पायर्ड भी हैं ये क्वेश्चंस, और कुछ तो PYQs के ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है द केस ऑफ कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश रिलेट्स टू डाइंग डिक्लेरेशन, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर और कन्फेशन ऑफ को अक्यूज। तो हमेशा याद रखना है कि ये जो कश्मीरा सिंह वाला केस है, एक ही ऐसा केस है जो हम को अक्यूज के साथ पढ़ते हैं, मतलब लैंडमार्क जजमेंट है, इस वजह से कह रही हूँ कि एक ही ऐसा केस है जो कि आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो डी जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, Then, as per Section 1 of Indian Evidence Act, the Act came into force on March 15, September 1, September 15 और October 1. तो the correct answer is B, that is September 1, 1872। और यही सेम डेट जो है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ICA की भी सेम डेट है। ICA भी इस दिन ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा एनफोर्समेंट में आया था। Then third question, document produced for the inspection of court includes a written document, a caricature, an electronic record or an inscription on stone। तो कह रहा है कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें आएंगी जो कि हम कोर्ट के सामने इंस्पेक्शन के लिए पेश कर सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। कोड्स क्या है? ये हमारा ए ऑप्शन है 1 and 4, 1 2 and 4, 1 2 3 and 4 और 1 2 and 3। तो सारी ही चीज़ें यानी कि C 1 2 3 4 एक रिटन डॉक्यूमेंट भी हम डॉक्यूमेंट की तरह पेश कर सकते हैं। सेक्शन डॉक्यूमेंट का कोई सेक्शन नहीं है ऑब्वियसली, मतलब जो हमारा इंटरप्रिटेशन क्लॉज है सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो स्पेसिफिकली मतलब किसी क्लॉज में आपका डॉक्यूमेंट नहीं दे रखा है। ये बात आपको इंडियन एविडेंस एक्ट में याद रखनी है कि सेक्शन 3 सिर्फ इंटरप्रिटेशन क्लॉज, हम कहते तो हैं उसे इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, बट देर आर नो एक्सप्रेस्ड क्लॉजेज। ठीक है, 10 डेफिनेशंस हैं लेकिन हमारे पास। ठीक है, तो सीक्वेंस अगर आपको याद है तो अच्छी बात है कि कौन सी डेफिनेशन किसके बाद दे रखी है। Then, what is the meaning of not proved under Indian Evidence Act? Fact does not exist, non-existence probable, court has doubt or neither proved or not disproved। तो इसका जो है डी करेक्ट आंसर होगा। मैंने आपसे कहा था रैपिड रिवीजन के समय पर कि नॉट प्रूव्ड की डेफिनेशन कई बार पूछी गई है। ठीक है, तो आप देखोगे तो कई प्रीवियस ईयर पेपर्स में कई बार इसकी डेफिनेशन आई है अलग अलग स्टेट्स में। नॉट प्रूव्ड का मतलब क्या होता है? तो इट इज़ नीदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड, कोई ऐसा फैक्ट जो ना ही प्रूव हुआ है और ना ही उसे कोई भी पार्टी डिसप्रूव कर पाई है। फिफ्थ क्वेश्चन, इन रिलेशन टू द इंडियन एविडेंस एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है? कोर्ट इंक्लूड्स आर्बिट्रेटर्स, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट इज अ डॉक्यूमेंट, a fact is said to be not proved when it is neither proved nor disproved, the statement of a person's health is a fact। ठीक है, तो इसमें क्या है? कोर्ट में आर्बिट्रेटर्स इंक्लूडेड नहीं होते हैं, तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ये जो नॉट वाले क्वेश्चंस हैं इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को, क्योंकि ये नॉट में ही खेल हो जाता है। हम सही से क्वेश्चन नहीं पढ़ते, उसके बाद फिर हम कुछ भी आंसर को मार्क करके आते हैं। तो इसलिए ये जो नॉट वाले क्वेश्चंस हैं इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। फैक्ट एंड इशू मीन्स द फैक्ट existence और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ विच इज एडमिटेड बाय द पार्टी। मतलब फैक्ट एंड इशू के बारे में पूछ रहा है कि फैक्ट एंड इशू क्या है? ऐसे फैक्ट जो कि पार्टीज ने एडमिट कर लिए हैं, विच इज डिस्प्यूटेड बाय द पार्टीज और विच इज नॉट डिस्प्यूटेड बाय द पार्टीज, नन ऑफ द अबव। तो फैक्ट एंड इशू हमने पढ़ा है कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि एक पार्टी असर्ट कर रही है, दूसरी पार्टी डिनाई कर रही है। तो बेसिकली एक पार्टी अगर कह रही है कि ऐसा हुआ तो दूसरी पार्टी कह रही है कि ऐसा नहीं हुआ था, तो ये क्या है? ये डिस्प्यूट ही तो है दोनों के बीच में, दोनों पार्टीज के बीच में। तो क्या हम ये कहेंगे कि ये नॉन डिस्प्यूटेड है? या अगर एडमिट ही कर रही होती तो फिर तो कोई बात ही नहीं होती, फिर वो फैक्ट एंड इशू कहाँ से रह जाता? इस वजह से डिस्प्यूटेड बाय द पार्टीज इज द करेक्ट आंसर। Then seventh, A is accused of the murder of B by beating him. What is not admissible? पूछ रहा है कि क्या चीज admissible नहीं है as an evidence। Whatever was said by A or B or by bystanders at the time of the beating, rest gesture में आ जा रहा है, admissible है।
ए हैज इंटेंशन फॉर द मर्डर ऑफ बी, एडमिसिबल है. मार्क्स ऑन द ग्राउंड ऑफ स्ट्रगल बिटवीन ए एंड बी, कुछ भी उनके बीच में जो खींचातानी हुई है, थोड़ा बहुत हाथापाई हुई है, स्ट्रगल हुआ है, वो भी चीज रेलिवेंट है. ठीक है, एडमिसिबल है मतलब एज एन एविडेंस. ए इज अ मैन ऑफ बैड कैरेक्टर. बैड कैरेक्टर कभी भी जो है रेलिवेंट नहीं होता है, दो एक्सेप्शन है लेकिन वो अलग बात है. यहाँ पर सबसे कन्वीनियंट जो हमारा आंसर है वो ये कि बैड कैरेक्टर आपका रेलिवेंट नहीं होता. देन क्रिमिनल केसेस में वैसे भी बैड कैरेक्टर रेलिवेंट नहीं होता. ठीक है, एक्सेप्शंस है तो वो दो एक्सेप्शंस हैं, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन जनरल रूल यही है कि बैड कैरेक्टर जो है वो क्रिमिनल केसेस में रेलिवेंट नहीं होता. रेस जेस्चर इज एन एक्सेप्शन टू द hearsay rule, relevancy rule, circumstantial evidence और none of the above. तो रेस जेस्चर हमारा hearsay evidence का या hearsay rule का जो है वो एक्सेप्शन है. इसमें अगर आपका डाइंग डिक्लेरेशन आता, डीटी भी अगर आता है यहाँ पे रेस जेस्चर की जगह पे, तो आंसर सेम रहता है, वो भी hearsay rule का ही एक्सेप्शन है. ठीक है, alibi is governed by section 9, section 12, section 10 और section 11. section 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. ठीक है, ये सी पे लग रहा है बट डी आंसर है. ठीक है, देन प्रोविजंस रिलेटिंग टू स्टॉपल. स्टॉपल में कहाँ कौन से प्रोविजंस दे, मतलब स्टॉपल के प्रोविजंस कौन से चैप्टर में दे रखे हैं, तो ऐसे ही आपको ये बात एकदम पता होनी चाहिए, सारे चैप्टर्स याद होने चाहिए. चैप्टर 8 में दे रखा है. ठीक है, द केस दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इज रिलेटेड टू रेस जेस्चर, प्ली ऑफ एलिबी, एडमिशन और accomplice. तो इट इज रिलेटेड टू प्ली ऑफ एलिबी. Section 12 in the Indian Evidence Act, previous conviction of a person is relevant under which of the following sections. जो एक्सप्लेनेशन जिन सेक्शंस में दे रखे हैं वो एक्सप्लेनेशंस आपको पता होने चाहिए कि कौन से एक्सप्लेनेशन में क्या दे रखा है. तो मैं ऐसे ही आपको बता रही हूँ, सेक्शन 14 एक्सप्लेनेशन 2 में प्रीवियस कन्विक्शन को रेलेवेंट बताया है. ठीक है, प्रीवियस कन्विक्शन को रेलेवेंट बताया है. Which one of the following sections of the Indian Evidence Act defines admission? Section 17 डिफाइन करता है. सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की तो ज़रूरत है नहीं. ठीक है, देन इफ एन अक्यूज्ड वॉलंटरली कंसेंट्स फॉर ब्रेन मैपिंग. अगर उसने वॉलंटरली कंसेंट किया है, ये नैक्रो एनालिसिस है. ठीक है, ओके, देन सच इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट अंडर विच सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट. अगर वो खुद कंसेंट कर रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन कौन सी सेक्शन के अंडर रेलिवेंट होगी. वैसे आपको पता होना चाहिए कि ब्रेन मैपिंग और नैक्रो एनालिसिस आप नहीं करवा सकते हो. ठीक है, बट अगर उसने खुद ने कंसेंट करा है तब क्या, सेक्शन 7 में सेक्शन 17, सेक्शन 27 और सेक्शन 30. सेक्शन 27 याद रख लीजिए, सेक्शन 27 के अंडर जो है रेलिवेंट होगा. Then coming to the 15th question, which provision of the Indian Evidence Act lays down the rule that in certain circumstances admission can be proved by or on behalf of the person making it. कैसे हो सकता है? सेक्शन 18, 19, 20 और 21. ठीक है, then section 23 of the Indian Evidence Act deals with relevance of admission in civil cases, relevance of oral admissions as to contents of document, relevance of oral admission as to content of electronic documents और none of the above. तो सेक्शन 23 जो है हमें सिविल केसेस के बारे में बताता है. यही एक लौता सेक्शन है जो कि सिविल केसेस पे एप्लीकेबल होता है. ठीक है, in which of the following cases constitutionality of section 27 was challenged for violation of article 20+3 of the constitution. तो ये जो है आपका, ये बात चैलेंज करी गई थी सेक्शन 27 में. सेक्शन 27 में क्या दे रखा है, कितनी इन्फॉर्मेशन जो आपने पुलिस ऑफिसर को दी है वो प्रूफ करी जा सकती है. ठीक है, तो स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमान उपाध्याय में चैलेंज करी गई थी और इसी पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड भी किया था इसकी वैलिडिटी को. ठीक है, अपहेल्ड हो गई थी इसकी वैलिडिटी. तो अगर ऐसे तो क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर पता है, लेकिन अगर ये पूछ ले कि कौन से केस में अपहेल्ड करी गई थी तो उसका भी आंसर सेम रहेगा. फिर एक मिनट हाँ, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है आपकी वो अपहेल्ड करी गई थी देवमान उपाध्याय में, दैट इज राइट. बट यहाँ पर जो सेक्शन 27 में चैलेंज कौन से केस में करी गई थी, तो वो स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काथी कालू ओगाड़ के केस में. ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा.
इसमें चैलेंज करी गई थी और अपहल्ड आपकी द्योमान उपाध्याय के केस में करी गई थी, ठीक है। देन 18th question says the constitutionality of which section of Indian Evidence Act was challenged in the state of यूपी वर्सेस द्योमान उपाध्याय फॉर द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। तो ये चीज जो है सी यानी कि सेक्शन 27। ओके, नाउ कन्फेशन ऑफ एन को अक्यूज्ड इज एडमिसिबल अगेंस्ट द अदर को अक्यूज्ड। कौन से केस में ऐसा होता है? तो जहाँ जो कन्फेशन ऑफ को अक्यूज्ड का सेक्शन है हमारा सेक्शन 30। देन एडमिशन आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर्स एडमिटेड बट दे ऑपरेट एज स्टॉपल। कहाँ दे रखा है? सेक्शन 31 में। देन प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 32 क्लॉज 1 ऑफ एविडेंस एक्ट यानी कि डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में पूछ रहा है। वेयर व्हाट इज नॉट ट्रू, इसमें से क्या सही नहीं है, ठीक है। तो क्या है? तो कॉज ऑफ डेथ इज रिक्वायर्ड टू बी असर्टेन। भाई क्या कॉज ऑफ डेथ है ये जरूरी है। द डिसीज्ड स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द कॉज ऑफ डेथ। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। डिसीज अपने डेथ के बारे में बताया कि उसकी डेथ किस तरीके से हुई थी, तो रिलेटेड तो होना चाहिए। टू सर्कमस्टांसेस कनेक्टेड विद द डेथ, ये भी चीज होनी चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए? वर्बल स्टेटमेंट इज नॉट एडमिसिबल। अरे वर्बल स्टेटमेंट अगर एडमिसिबल ही नहीं करेंगे हम, तो फिर हम किस तरीके से कह रहे हैं, हम किस तरीके से डाइंग डिक्लेरेशन देंगे? तो वर्बल स्टेटमेंट जो है वो एडमिसिबल होता है। जो है ये हमारा हुआ क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है? डाइंग डिक्लेरेशन इज एडमिसिबल ओनली इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, ओनली इन सिविल प्रोसीडिंग्स, बोथ इन सिविल एज वेल एज क्रिमिनल, in criminal proceedings alone and not in civil proceeding। तो दोनों में ही जो है डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल होता है, चाहे सिविल में हो चाहे क्रिमिनल में हो। नेसेसिटी रूल एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस इज कंटेन्ड इन, नेसेसिटी का रूल किस में कंटेन्ड है? सेक्शन 61 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 60, 32 और 31। 32 में है, मैंने आप लोगों को बताया था रूल निसी के बारे में। ये रूल निसी भी याद रखना। रूल निसी का मतलब ही यही है, रूल ऑफ नेसेसिटी या नेसेसिटी रूल, आप जो भी कह लीजिए। इस तरीके से पूछा जा रहा है तो भी आपका सेक्शन जो है 32 है, और ऐसे पूछा जाएगा रूल निसी से तो भी आपका सेक्शन 32 है। ये बात आपको याद रखनी है। देन द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा इज प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। अब आप कहेंगे रेस जुडिकाटा तो सीपीसी में होता है, नहीं, हम लोगों ने पढ़ा है ना सेक्शन 40 में। एक बार अगर जजमेंट आ गया है तो उसके बाद आप दोबारा ठीक उसमें कुछ नहीं कर सकते, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन सेक्शन क्वेश्चन 25, the presumptions under section 41 of the Indian Evidence Act is a presumption of fact, a rebuttable presumption of law, an irrebuttable presumption of law or a presumption of law and fact। क्या है इसमें से? तो ये एक irrebuttable presumption है लोग, ठीक है। irrebuttable presumption है जहाँ पर हम प्रोबेट वगैरह एडमिरल्टी वाला जो पढ़ते हैं सेक्शन 41 जजमेंट से रिलेटेड वो, ठीक है। एक्सपर्ट ओपिनियन इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन, एक्सपर्ट ओपिनियन जहाँ है वहाँ सेक्शन 45, अंडर सेक्शन 45, क्योंकि 41, 43 और 44 तो ये तो सारे हमारे जजमेंट से रिलेटेड हैं। 45 से हम अपना एक्सपर्ट ओपिनियन पढ़ते हैं, तो एक्सपर्ट ओपिनियन जो है रेलेवेंट है। Then the relationship in section 50 of Indian Evidence Act means relationship by blood only, relationship by blood or marriage, relationship by blood or marriage or adoption or none of the above। तीनों चीजें अगर हैं तो मतलब तीनों में से कोई भी है तो चलेगा, मतलब ब्लड ओनली भी नहीं है और ब्लड और मैरिज ये दोनों चीजें नहीं है, ये तीनों चीजें हैं, यानी कि ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन में अगर कोई भी देता है रिलेशनशिप पे ओपिनियन तो वो रेलेवेंट होगा अंडर सेक्शन 50। Then question 28 says under which of the section of Indian Evidence Act bad character of an accused is not relevant। bad character कहाँ पर जो है वो relevant नहीं है। अब तो ये आपको section based question है तो ये आपको याद होना चाहिए, section 54 में जो है वो relevant नहीं है। confession can be a result of self talk, हो सकता है। communication of confession to another person is not necessary, जरूरी नहीं है कि confession किसी और को communicate ही हो। ऐसा कौन से केस में held किया गया था? संकारिया वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, बुत्ता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ऐसी चीज ये बताया गया था कि कन्फेशन जो है अगर आपने खुद से भी बातें करके कुछ कन्फेस कर दिया है तो वो जो है कन्फेशन माना जाएगा और जरूरी नहीं है कि वो कम्युनिकेट हो किसी और को। ए हु इज अनेबल टू स्पीक, ध्यान से समझो कि ये सेक्शन 119 की बात कर रहा है, यानी कि जो डम विटनेस,
याद करने के लिए आप डम विटनेस के नाम से याद कर सकते हो, लिख करके मत आना क्योंकि ये चीज़ हटा दी गई है, ठीक है। गिव्स एविडेंस मतलब ये हटा दिया गया है। अब क्या आता है, द विटनेस हु इज नॉट एबल टू या अनएबल टू कम्युनिकेट वर्बली, यही सेक्शन है, ठीक है। तो गिव्स एविडेंस इन राइटिंग इन एन ओपन कोर्ट, अगर उसने राइटिंग में एविडेंस दिया है, एविडेंस सो गिवन बाय ए शैल बी कंसिडर्ड डॉक्यूमेंट्री, सर्कमस्टेंशियल, ओरल और सेकेंडरी। तो ओरल एविडेंस माना जाएगा। मैंने आप लोगों को कई बार ये बात बताई है रैपिड रिविजन में कि वो जो कुछ भी लिख करके देगा डम विटनेस हु इज नॉट एबल टू स्पीक, तो वो भी ओरल एविडेंस की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव, कौन से फैक्ट को प्रूव करना जरूरी नहीं है। द फैक्ट्स विच आर कवर्ड अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टिस, कैसे प्रूव करना जरूरी नहीं है, प्रूव करना जरूरी है, मतलब प्रूव तो करना पड़ेगा रेस जस्टिस है अगर तो। द फैक्ट्स विच आर रिटन इन द पुलिस स्टेटमेंट, उसे भी प्रूव करना पड़ेगा भले ही पुलिस स्टेटमेंट में लिखा हो। द फैक्ट्स विच आर एडमिटेड, तो ये सेक्शन 58 है जो कि कहता है कि अगर फैक्ट को एडमिट कर लिया गया है तो उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है जिसमें बताया हुआ है कि अगर कोर्ट चाहती है कि एडमिटेड फैक्ट को प्रूव करवाना तो वो करवा सकती है, वो उनका डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। Then contents of a document under section 59 of the Indian Evidence Act, Indian Evidence Act 1872 can be proved by oral evidence, cannot be proved by oral evidence, may or may not be proved by oral evidence, or can only be proved by oral evidence under the orders of the court. तो याद रख लो, कभी भी जो डॉक्यूमेंट के अंदर बात लिखी हो यानी कि जो डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स हैं वो कभी भी ओरल एविडेंस से प्रूव नहीं किए जाते हैं। The primary evidence in respect of a document which is prepared in many original copies will be first original copy, all original copies, all copies or secondary evidence or none of the above. तो सारी जो ओरिजिनल कॉपी है वो प्राइमरी एविडेंस होंगी। मैंने कहा था ना, जब कोई डॉक्यूमेंट काउंटर पार्ट में जो है उसको एग्जीक्यूट किया गया है, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है, तीनों ओरिजिनल है, एक ए के पास है, एक बी के पास है, एक सी के पास है, तो ये तीनों प्राइमरी एविडेंस होंगे, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ यही वाला प्राइमरी एविडेंस होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है, तीनों ही प्राइमरी एविडेंस होंगे। Then 34 question says under which of the following section of the Indian Evidence Act the contents of electronic record may be proved, कहाँ पर जो है हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के कंटेंट प्रूव कर सकते हैं। सेक्शन 65A, मैंने आपसे कहा था कि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से, जनरली ये क्वेश्चंस जो है वो सेक्शन बेस्ड ही क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो 65A, 65B, 66 और 67, तो 65B इज द करेक्ट आंसर। फॉर प्रूविंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ रजिस्टर्ड विल, अगर हमें एग्जीक्यूशन प्रूव करना है रजिस्टर्ड विल का तो हम किस तरीके से प्रूव करेंगे, तो याद रखिए इट इज नेसेसरी टू कॉल एटलीस्ट वन अटेस्टिंग विटनेस, एक अटेस्टिंग विटनेस को बुलाना जरूरी है। मैंने आपसे कहा था कि ये ही पॉइंट जो है पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। देन in which of the following cases constitutionality of section 73 of the Evidence Act was challenged for violation of article 20 clause 3 of the constitution, कौन से केस में चैलेंज किया गया था, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस कार्तिका लूगार्ड, ठीक है। Which of the following section defines public document, तो सेक्शन 74 पब्लिक डॉक्यूमेंट को डिफाइन करता है। तो प्रोविजन रिलेटिंग टू प्रिजम्पशन एज टू टेलीग्राफ मैसेजेस, मैंने आपसे कहा था, मार्क कराए थे कुछ ऐसे सेक्शंस जो आपसे पूछे जाते हैं, मतलब बेसिकली जो प्रिजम्पशंस वाला जो सीन है उनसे कुछ ही एरिया से जो है क्वेश्चंस बनते हैं। तो टेलीग्राफ मैसेजेस वाला मैंने आपको मार्क कराया था। टेलीग्राफ मैसेजेस एम्बॉडीड इन द इंडियन एविडेंस एक्ट 83, 85, 87 और 88, तो 88 is the right answer. Then question 39 says which provision of the Indian Evidence Act relates to the presumption as to document 30 years old, 30 years old कहाँ पर दिया हुआ है, 89, 90, 90A और 91, 90 में 30 years old दे रखा है और 90A में आपका 5 years old दे रखा है डॉक्यूमेंट, ठीक है। Then Chapter 5th of Indian Evidence Act deals with oral evidence, documentary evidence, documentary evidence. Written document must be proved by writing only. Written document जो है उसको writing से ही आप prove कर सकते हैं, आप उसको oral evidence नहीं दे सकते। ऐसा कहाँ दिया हुआ है, 87, 91, 121, 91 में ऐसी बात दी हुई है जिसे हम बेस्ट एविडेंस रूल भी कहते हैं। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी ग्रांट है, कोई भी डिस्पोजिशन है, आप सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही देंगे, ठीक है। राइटिंग में है अगर तो आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना है, ओरल एविडेंस कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करती है। Which section of Indian Evidence Act is not on shifting of burden, not on shifting of burden of proof है, तो 101, 102, 105 और 108। 101 में बताया गया है कि बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट नहीं होता है, ठीक है।
जो केस लेकर के आया है उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा, एंड इट रिलेट्स टू द एंटायर केस। ए विशेस टू प्रूव अ डाइंग डिक्लेरेशन बाय बी। ए चाह रहा है कि डाइंग डिक्लेरेशन उसको मतलब प्रूफ करना है, बी का डाइंग डिक्लेरेशन। द बर्डन टू प्रूव दैट बी इज डेड, ये बर्डन प्रूव करने वाला कि बी मर चुका है ये किसके ऊपर है? द स्टेट, फैमिली मेंबर्स ऑफ बी, लीगल हेयर ऑफ बी और ए। ए के ऊपर है। क्यों? क्योंकि वो एक फैक्ट को असर्ट कर रहा है, क्योंकि वो चाह रहा है कि डाइंग डिक्लेरेशन बी का प्रूव हो जाए, इस वजह से। तो जो चाह रहा है किसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए, उसको जो है वही पर्सन प्रूव करेगा, कोई दूसरा उसके बिहाफ पर प्रूव नहीं करेगा। देन which section of Indian Evidence Act is related to the with doctrine of res ipsa loquitur? मैंने आपको बताया था सेक्शन 106 के आगे लिख लीजिए कि res ipsa loquitur से ये रिलेटेड है, ठीक है। Then 45 the presumption of continuance of life is contained in which section? Continuance of life जो है वो 107 में दे रखी है, यानी कि प्रिजम्पशन जो कोर्ट लेती है लाइफ का वो 107 में दे रखा है। कैसे याद रखें हम कि किस में जो है लाइफ दे रखा है, किस में डेथ दे रखा है? तो दो ही सेक्शन है हमें याद करने के लिए, दो ही सेक्शन है हमारे पास याद करने के लिए, 107 और 108। तो 107 में हम जान रहे हैं यहाँ पर प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ हो रहा है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पर प्रिजम्पशन ऑफ डेथ हो रहा है, कोर्ट डेड प्रिज्यूम कर रही है। याद कैसे करें? तो ऐसे याद कर लो कि लाइफ तो पहले आती है, डेथ बाद में आती है, ठीक है। तो लाइफ का सेक्शन इसीलिए पहले है 107 में, और 108 में आपका प्रिजम्पशन ऑफ डेथ है, तो ऐसे याद रहेगा, ठीक है। देन लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड बॉर्न ड्यूरिंग अ वैलिड मैरिज, जिसमें 280 दिन वाला ये सेक्शन है, ठीक है। ठीक है, अंडर विच प्रोविजन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट? 115, 14, 112 और 113। 112 में 113A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट वाज एडेड इन। तो ये जो कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो कि ऐड किए गए हैं किसी न किसी अमेंडमेंट से, उसके अमेंडमेंट ईयर आपको याद होना चाहिए। तो ईयर 1982, 1983, 1988 और 1980। 1983 is the correct answer. Then presumption under section 113A of Indian Evidence Act pertains to dowry death, custodial death, abatement of suicide by a married woman और abatement of absence of consent in certain prosecutions for rape। तो यहाँ पर abatement of suicide है, ठीक है। Presumption as to dowry death is laid down in section 113B में डाउरी डेथ का प्रिजम्पशन ले डाउन किया हुआ है कि कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगी, ठीक है। देन विच केस रिलेट्स टू द स्टॉपल। एक चीज में जब हम रैपिड रिवीजन कर रहे थे तो मैंने 115 से 117 तक है आपका स्टॉपल। मैंने एक चीज आप लोगों को नहीं बताई थी कि स्टॉपल का सिद्धांत जो है वो सबसे पहले पिकर्ड वर्सेस सीयर्स में हेल्ड किया गया था। तो ये बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है, कि कौन से केस में जो है ये स्टॉपल का प्रिंसिपल आया था। तो ये पिकर्ड वर्सेस सीयर्स इज द राइट आंसर। Under which of the following sections of Indian Evidence Act the evidence of a dumb witness is taken into consideration? 118 में तो ये बताया गया कि कौन टेस्टिफाई करेगा, 119 में बता रखा है कि डम्ब विटनेस का जो है एविडेंस कंसिडरेशन में लिया जाता है। Under which section of Indian Evidence Act a judge cannot be compelled to answer any question as to his own conduct? उनके कंडक्ट के लिए कोई उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकता है, ऐसा कौन से सेक्शन में बताया? 123, 122 और 121। 121 Under which section of Indian Evidence Act a public servant shall not be compelled to disclose communication made to him in official confidence? कोई भी बात जो उससे ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में कही गई है वो चीज उसको डिस्क्लोज करने के लिए, पब्लिक सर्वेंट को डिस्क्लोज करने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता है। ये बात कही गई है सेक्शन 124 में, जो कि ऑफिशियल कम्युनिकेशंस के बारे में हमें बता रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच, इसमें से कौन सी चीज गलत मैच है? तो मैट्रिमोनियल कम्युनिकेशन 122 में ही है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन 124 में है, ये अभी हमें पिछले क्वेश्चन से भी पता चल गया कि 124 में ही है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन 126 में है, एंड देन कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइजर 127 में नहीं है। तो दिस इज द रॉन्ग आंसर। मिसमैच का मतलब है कौन सा जो है सही नहीं है, ठीक। देन एन accomplice इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन अक्यूज्ड। accomplice जो है वो कॉम्पिटेंट विटनेस है अक्यूज्ड के अगेंस्ट। ये कौन से सेक्शन में कहा गया है? सेक्शन 133। हमेशा आप 133 को रिलेट करके पढ़ेंगे 114 के इलस्ट्रेशन बी से, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। 56
one of the most important principles of the law of evidence is that evidence is to be weighed out and weighed and not to be counted. ठीक है. This has been incorporated under which section of the Indian Evidence Act? इसमें बेसिकली आपको ये पूछा जा रहा है घुमा करके नंबर ऑफ विटनेस से क्या मतलब है, मतलब नंबर ऑफ विटनेस वाला सेक्शन कौन सा. तो ये जहां कहीं भी ये लिखा है एविडेंस इज टू बी वेड आउट एंड नॉट टू बी काउंटेड. विटनेस हमें पता है कितने भी हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिक नंबर इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं दे रखा, कितने भी विटनेस हो सकते हैं. तो ये सेक्शन 134 का प्रिंसिपल है. ठीक है. Leading question can be asked in cross examination on matters which are undisputed in re-examination. इसमें से कोई एक आपको जो है सेलेक्ट करना है कौन सा सही है. तो क्रॉस एग्जामिनेशन में ही लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बाकी री एग्जामिनेशन में चीफ एग्जामिनेशन में जो है लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते. तो वन ओनली. देन द प्रोविजन एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट. अगर कोर्ट से परमिशन ले लिया तो पूछ सकते हो क्रॉस और री में भी, मतलब री और चीफ में भी, वरना नहीं पूछ जाते हैं. जनरल रूल. The provision relating to hostile witness is provided in section 154, 155, 114 or 133. It is provided in section 154. Then second last question, under which section of Indian Evidence Act the witness has been given right to refresh his memory? कौन से section में? section 159. याद रख लेना, ये section based ही आता है. Then under which section of Indian Evidence Act a judge is empowered to ask any question? कहाँ पर जो है जज को पावर दे रखी है कि वो किसी भी मतलब किसी भी तरीके के क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रेलेवेंट और इररेलेवेंट टू अ विटनेस और अ पार्टी टू अ सूट. जज एम्पावर्ड है, चाहे रेलेवेंट क्वेश्चन हो चाहे इररेलेवेंट हो, वो पूछ सकते हैं. कौन से? उसमें 161 में, यानी कि सेकेंड लास्ट नहीं 166 में नहीं, 161 देखो मैं बोल रही हूँ 165 में. ठीक है. 165 में जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे वो रेलेवेंट हो चाहे वो इररेलेवेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जज हैज़ द पावर टू आस्क द क्वेश्चंस. ओके. सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे. तो ये वाली इसकी जो पीडीएफ है इन पर्टिकुलर इस एमसीक्यू की, मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगी. तो आप लोग, अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग वहां से जो है उसे ले सकते हैं. ठीक है. थैंक यू सो मच. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो.